हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन क्रूल डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी बहुत दिनों से अपने घर नहीं लौटा क्योंकि वो विंग को ढूंढना चाहता था। लैन सिजन अपने अंकल को समझा समझा कर परेशान हो चुका था कि वांग जी कुछ दिनों बाद लौट आएगा, लेकिन लैन किरण ने सिजन से बोल दिया कि वो वांग जी को वापस बुला ले, वरना उसे मजबूरन खुद उसे यहाँ वापस लेकर आना होगा। वो एक राजकुमार है तो इस तरह नहीं घूम सकता। लैन सिजन जानते थे कि वांग जी बिना विंग के वापस घर बिल्कुल नहीं लौटेगा। और वहाँ दूसरी तरफ लैन शिया भी विंग को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे भी विंग कहीं नहीं मिल रहा था। वांग जी विंग को ढूंढते हुए यीलिंग पहुंच गया था। जब वांग जी यीलिंग के अंदर कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है कि यहाँ पर किसी पर्सन को लाया गया था जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, तो वांग जी जल्दी से उनके पास जाता है और बोलता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी एक पर्सन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हम तो यीलिंग में हुए एक हादसे के बारे में बात कर रहे हैं जो आज से लगभग 4 महीने पहले हुआ होगा। वांग जी जब ये सुनता है तब वो बोलता है, क्या हादसा हुआ था, आप मुझे बता सकते हैं। उनमें से एक पर्सन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, जी हाँ, क्यों नहीं। आज से कुछ महीने पहले यहाँ पर एक पर्सन को नीचे फेंक दिया गया था, यीलिंग की उन पहाड़ियों में जहाँ पर कोई नहीं जाता। और बोलते हैं वहाँ पर एक प्राचीन कब्रिस्तान है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। वहाँ पर वैन कबीले के कुछ लोग रहते हैं जो पहले वैन कबीले का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने वैन कबीले को फिर छोड़ दिया। वैन रूहान के गलत कामों की वजह से अब वैन कबीले के कुछ लोग ही वहाँ रहते हैं। उसी कब्रिस्तान में हमने उस व्यक्ति को गिरते हुए देखा था। हमें नहीं पता कि अब वो जिंदा भी हो गया या नहीं, पर देखने में उसकी हालत बहुत बुरी थी और इतने ऊपर से गिरने के बाद हमें नहीं लगता कि वो जिंदा बचा होगा। अगर वो जिंदा बचा भी होगा तो वो कब्रिस्तान है, वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रात होते ही वहाँ से बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। वांग जी जब ये सुनता है तब वो पूछता है कि मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। वो पर्सन हैरान होकर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, अपनी जान को आप खतरे में क्यों डालना चाहते हैं। वांग जी उन्हीं की ओर देख रहा था, लेकिन वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद वो पर्सन वांग जी को कब्रिस्तान का रास्ता बता देते हैं। वांग जी उस कब्रिस्तान की ओर जाने लगता है और वहीं दूसरी तरफ क्लाउडेसिस के अंदर लैन से चैन अपने अंकल को समझा रहे थे कि प्लीज अंकल, वांग जी अपने आप आ जाएगा, आप उसे लाने के लिए सैनिकों को मत भेजिए अंकल, प्लीज ऐसा मत करिए। लेकिन लैन किरण कुछ नहीं सुनता। लैन से चैन कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था। लैन सिजन अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, अंकल, वांग जी विंग से प्यार करता है, जब तक वो उसे नहीं ढूंढ लेगा आपके सैनिक भी वांग जी को वापस नहीं ला सकते हैं। जब लैन किरण ये सुनता है कि वांग जी विंग से प्यार करता है, लैन किरण अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है, सिचन, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो सिचन। लैन सिचन अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है, अंकल, मैं सही बोल रहा हूँ, वांग जी विंग से प्यार करता है। लैन किरण लैन सिचन की ओर देखते हैं और बोलते हैं, अभी के अभी वांग जी को वापस बुलाओ। और ये क्या मजाक लगा के रखा है तुम लोगों ने, तुम जानते भी हो वांग जी ने क्या गुनाह किया है, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वांग जी और विगिंग एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते हैं। अभी के अभी वांग जी मुझे लैन कबीले के अंदर वापस चाहिए। सिचन, अभी के अभी उसे वापस बुलाओ, तुम नहीं बुलाओगे तो मैं अपने सैनिकों को भेज रहा हूँ। लैन सिचन अपने अंकल को समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ अंकल ऐसा मत करिए, लेकिन लैन किरण कुछ नहीं सुनता। जब सिचन अपने अंकल की बात नहीं मानता तब लैन किरण खुद कुछ सैनिकों को बुलाता है और उसे वांग जी को वापस घर लाने के लिए बोल देता है। लैन किरण बहुत गुस्से में था और वो बोल देता है कि सिचन, ऐसा कभी नहीं होगा, वांग जी और वेजिंग कभी एक साथ नहीं होंगे। तुम जानते भी हो इसकी वजह से क्या होगा, लोग क्या कहेंगे कि लैन कबीले का सेकंड प्रिंस गिर है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बोलकर लैन किरण वहाँ से चला जाता है। लैन सिजन अपने अंकल को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं और बोलते हैं, अंकल, आप शायद वांग जी को समझ नहीं पाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दोनों मैन हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और मैं कुछ भी हो जाए अपने ब्रदर का साथ दूंगा। ये बोलकर लैन सिचन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी को ढूंढने के लिए लैन किरण ने कुछ सैनिकों को पहले ही आदेश दे दिया था और वो वांग जी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी भी यीलिंग के उस कब्रिस्तान के पास पहुँच गया था।
वांग जी जब अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि यहाँ पर किसी ने सुरक्षा कवच लगाया है, लेकिन ये कवच वांग जी को रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। वांग जी उस सुरक्षा कवच को तोड़ देता है और वो उस कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाता है। वांग जी कब्रिस्तान के अंदर आता है तब वो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखता है। वहाँ पर काम कर रहे थे, कुछ लोग खेती कर रहे थे, कुछ लोग घर बना रहे थे और काफ़ी सारे बच्चे भी थे जो वहाँ पर खेल रहे थे और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। काफ़ी टाइम तक वांग जी उन्हीं की ओर देखता रहता है। तभी उनमें से कुछ लोगों की नज़र वांग जी पर पड़ती है। जब वो लोग वहाँ पर किसी पर्सन को देखते हैं तब वो अपने काम को छोड़ देते हैं और सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वांग जी उन सभी की ओर देखता है और बोलता है, मैं लैन कबीले से हूँ, मेरा नाम लैन वांग जी है और मैं गुसु का सेकंड प्रिंस हूँ। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, गुसु का सेकंड प्रिंस, वो भी हीलिंग में, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं राजकुमार लैन। वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है, मुझे एक पर्सन के बारे में जानकारी चाहिए। क्या यहाँ कुछ महीने पहले एक पर्सन को लाया गया था जिसे काफ़ी सारी चोटें लगी थी। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी चुप हो जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे बताइए, वो मेरा दोस्त था, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ क्या वो ठीक था या नहीं, प्लीज़ मुझे बताइए। वांग जी को इस तरह से बोलते हुए देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन तभी उनमें से एक लेडीज़ बाहर आती हैं जो कि काफ़ी ओल्ड थी। वो उनके पास आती हैं और बोलती हैं, राजकुमार वो यही है, मेरे साथ चलिए, मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। ये बोलकर ग्रैनी वैन वहाँ से जाने लगती हैं। वांग जी भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। ग्रैनी वैन पीछे मुड़ती हैं और बोलती हैं, आप सब अपना काम कीजिए। इसके बाद वो सभी अपने काम को करने लगते हैं। ग्रैनी वैन वांग जी को लेकर एक गुफा की ओर जाने लगती हैं। थोड़ी देर में ही वांग जी एक गुफा के सामने खड़ा हुआ था। ग्रैनी वैन वांग जी की ओर मुड़ती हैं और बोलती हैं, वो इसी गुफा में है, चलिए मैं आपको उससे मिलवा देती हूँ। ये बोलकर ग्रैनी वैन गुफा के अंदर चले जाते हैं। वांग जी सभी चीज़ों को देख रहा था कि ये तो बहुत ही डिफरेंट टाइप की है और यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी है। वांग जी को ग्रैनी वैन लेकर अंदर आती हैं और वो उसे एक बेड की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, वो देखिए। वांग जी जब बेड की ओर देखता है तब वांग जी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो वी यिंग को बेड पर बेहोश देखता है। वांग जी एक सेकंड का भी वेट नहीं करता और वो तुरंत वी यिंग के बेड के पास जाता है और वहाँ बैठ जाता है और उसे हग कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। वांग जी वी यिंग को बहुत ही टाइटली होल्ड करके बस रोते ही जा रहा था। तभी वांग जी को एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी जब ये सुनता है तब वो विंग से थोड़ा दूर होता है और उनकी ओर देखता है। वांग जी उनकी ओर देखता है, फिर वो विंग के पास से खड़ा होता है, उन्हें वो करता है और वो उनकी ओर देखते हुए बोलता है, मेरा नाम लैन वांग जी है, मैं गुसु से हूँ। ये सुनने के बाद वो लेडीज हैरान होते हुए बोलती हैं, गुसु से हो लैन वांग जी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी अपने बारे में उन्हें सब बता देता है और वी यिंग के बारे में भी। वी यिंग के बारे में जानने के बाद वो लेडीज वांग जी के पास आती हैं और बोलती हैं, मेरा नाम बाओशन सेरन है और मैं ही इसे यहाँ लेकर आई थी। जब मैंने इसे गिरते हुए देखा तब मैंने इसे बचा तो लिया था, लेकिन इसके शरीर पर बहुत ज़्यादा घाव हो गए थे और इसे अंदरूनी चोटें भी लगी थी और ये बहुत कमज़ोर था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये अब भी ज़िंदा है। इतनी ऊपर से गिरने के बाद बच पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये बचा हुआ था, तो मैंने इसे ठीक करने का फ़ैसला किया और तब से ही मैं इसे यहाँ पर ले आई और इसका इलाज कर रही हूँ, लेकिन अभी तक ये होश में नहीं आया है। अब ये पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन पता नहीं ये होश में क्यों नहीं आ रहा है। वांग जी वी की ओर देखता है और फिर वो उनकी ओर देखता है और मुड़ते हुए बोलता है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसकी इतनी मदद की, लेकिन क्या अब मैं वी को वापस कबीला ले जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर इसकी फैमिली इसका इंतज़ार कर रही है और सभी लोग बहुत ही परेशान हो रही हैं। बाओशन सेरन वांग जी की ओर देखती हैं और मुस्कुराते हुए बोलती हैं, हाँ तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन इसका अच्छे से ख्याल रखना। मैंने इसे इतने महीनों से अपने पास रखा है तो मुझे इसकी आदत हो गई है। भले ही ये मुझसे बातें नहीं करता, लेकिन एक लगाव सा मुझे इससे हो गया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे तुम्हारी आंखों में इसके लिए प्यार दिखता है, लेकिन तुम ये इसे बता नहीं पा रहे हो। तुम किसी चीज़ से डरते हो। अगर मेरी मानो तो इसे जल्द से जल्द बता दो कि तुम इससे प्यार करते हो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। किसी के बारे में सोचकर तुम उस पर्सन को कभी मत खो जिससे तुम प्यार करते हो, क्योंकि
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपना प्यार मिल पाता है और तुम भी उनमें से एक हो सकते हो। सभी चीज़ें वापस आ सकती हैं लेकिन प्यार कभी वापस नहीं आएगा अगर एक बार वो तुमसे दूर चला गया तो। वांग जी ये सुनकर बहुत ही शॉक रह गया था कि इन्हें कैसे पता चला। वांग जी फिर उनकी ओर देखता है और बोलता है, लेकिन आपको। बाओशन सेरन उनकी ओर देखती हैं और स्माइल करती हैं और बोलती है, मैं सब जानती हूँ, मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैं बाओशन सेरन हूँ, शायद तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। वांग जी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। आप महान गुरु बाओशन सेरन हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है, लेकिन आप कभी भी एक जगह नहीं रहती हैं। मैं हैरान हूँ ये जानकर कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। बाओशन सेरन मुस्कुराती हैं और बोलती है, मेरा यही काम है, लोगों की मदद करना, बस और कुछ नहीं। बाओशन सेरन वांग जी के सिर पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं, खुश रहना हमेशा और इसे हमेशा अपने पास रखना। डेस्टिनी में जो लिखा है वही होगा। डेस्टिनी को कोई नहीं बदल सकता है, पहले जो भी हुआ हो, लेकिन अब मैटर करता है कि अब क्या हो रहा है। इंसान के अंदर की भावनाओं को बदलते देर नहीं लगती, लेकिन उन भावनाओं को फिर मिटा पाना बहुत मुश्किल होता है। हम किसी की यादें तो लौटा सकते हैं, लेकिन उन यादों के अंदर भावनाएं पैदा नहीं कर सकते हैं। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाओशन सेरन उससे बोल कह रही हैं। वांग जी तो बस चुपचाप उनकी ओर देखे जा रहा था। बाओशन सेरन एक स्माइल करती हैं और बोलती हैं, डेस्टिनी कई बार क्रूर हो सकती है, लेकिन होगा वही जो उसमें लिखा है। आखिर में सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर वो वांग जी की ओर देखती हैं और बोलती हैं, अब तुम इसे यहाँ से ले जा सकते हो। वांग जी उनकी ओर देखता है और फिर वो सोचने लगता है कि वो वी यिंग को इस हालत में कैसे लेकर जाएगा यहाँ से। बाओशन सेरन वांग जी की ओर देखती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। वांग जी उनकी ओर देखता है और हेजिटेट करते हुए बोलता है, वी यिंग को मैं तलवार से भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ, वो भी होश में नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वी यिंग को यहाँ से कैसे लेकर जाऊँ। बाओशन सेरन एक स्माइल करती हैं और बोलती हैं, कोई बात नहीं, तुम वहाँ जाओ और वी यिंग का हाथ पकड़ लो, उसके बाद तुम अपने आप लहन पहुँच जाएगी। वांग जी ये सुनकर हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई टेलीपोर्ट कैसे हो सकता है। फिर वांग जी सोचता है कि वो भी क्या बोल रहा है, ये बाओशन सेरन है जो इतने सालों से जिंदा है, तो इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसके बाद वांग जी कुछ नहीं बोलता, वो वी यिंग के पास जाता है, बैठ के उसके पास बैठता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। बाओशन सेरन इसके बाद एक मंत्र को पढ़ती हैं और वो एक तालिस्मान को उनकी ओर फेंक देती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वी यिंग और वांग जी वहीं से गायब हो चुकी थी। वांग जी जब अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि वो अपने रूम जिंगशी के अंदर है। वांग जी जल्दी से वी यिंग की ओर देखता है और उसे हग कर लेता है और बोलता है, वी यिंग, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वी यिंग प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। लेकिन वी यिंग अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। वांग जी जल्दी से बेड से खड़ा होता है और वो कबीले में चला जाता है हीलर्स को बुलाने के लिए। जल्दी से एक सर्वेंट को बुलाता है और वो उसे हीलर को बुलाने के लिए बोल देता है। हीलर जल्दी से वांग जी को वॉक करता है और हीलर को बुलाने के लिए चला जाता है। इसके बाद वांग जी अपने ब्रदर लैंस सेजन के पास जाता है। जैसे ही लैंस सेजन वांग जी को देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वांग जी को जल्दी से हक कर लेते हैं। इसके बाद लैंस सेजन वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम ठीक तो हो ना। और वी यिंग वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, ब्रदर मैंने वी यिंग को ढूंढ लिया, लेकिन वो बीमार है, उसे चोटें लगी हैं, वो अभी तक होश में नहीं आया है। लैंस सेजन ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्या। इसके बाद वांग जी अपने ब्रदर को लेकर अपने रूम जिंगशी जाता है। लैंस सेजन भी वी यिंग को देखते हैं जो बेड पर लेटा हुआ था। इसके बाद वहाँ कुछ देर के बाद हीलर आ जाता है और अब इवनिंग हो चुकी थी। अभी सभी को ये पता चल गया था कि वी यिंग वापस लौट आया है। सभी लोग वी यिंग को विजिट करने आते हैं। जियांग चैंग और जियांग यानली वी यिंग के बेड के पास ही बैठे हुए थे और वो वी यिंग की इस हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। जियांग चैंग वी यिंग की इस हालत का जिम्मेदार खुद को मानता है, क्योंकि वो उन्हीं को बचाने के लिए अपने आप को वन कबीले के लोगों को सौंप दिया था। लैंस सेजन उन्हें समझाते हैं कि उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। वी यिंग तो बस अपना फर्ज निभा रहा था, वो उन्हें बचा रहा था, जो कि एक राजकुमार का फर्ज होता है। लैंस सेजन किसी भी तरह से उन दोनों को समझाते हैं और उन्हें वापस से उनके रूम के अंदर भेज देते हैं। हीलर वी यिंग को अच्छे से चेक करने के बाद बोलता है, ये पहले से बहुत ठीक है, लेकिन ये होश में क्यों नहीं आ रहे हैं इसका हमें नहीं पता है। मैंने कुछ दवाइयाँ वहाँ पर रख दी हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें दे दीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्द अपने होश में आ जाएंगे।
पर इनका प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद वो हीलर भी वहाँ से चला जाता है। अब रूम के अंदर सिर्फ वांगजी ही रह गया था। लैनशिया को भी जब ये पता चलता है कि वीकिंग वापस लौट आया है, लैनशिया वांगजी की रूम की ओर आने लगती है। म्यान म्यान के साथ वो वीकिंग को देखना चाहती थी। तो आज के लिए बस इतना ही एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ एवरीवन वीडियो को लाइक किया करो। बहुत ही कम लाइक करते हैं आप लोग। प्लीज़ ऐसा क्यों करते हो? वीडियो देखते हो तो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो। चलो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और आज इंडिपेंडेंस डे है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन।